सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द ट्रैवलर के बारे में। ये कहानी है एक अज्ञात आदमी की जो पुलिस स्टेशन में आकर के कहता है कि उसने 6 खून किए हैं। वो जैसे ही खून का तरीका बताता है लोग वैसे ही मरने लगते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जंगल का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है मैरी ब्लैक। वो अपने बिल्ली के साथ खेल रही है। थोड़ी देर के बाद उसकी बिल्ली यहाँ से भागना शुरू कर देती है, तब मैरी उसका पीछा करती है। तभी यहाँ पर एक अज्ञात आदमी आता है। वो मैरी को पकड़ता है और लेकर के जाने लगता है यहाँ से, और थोड़े समय के बाद उसकी हत्या कर देता है। तभी कहानी आती है वर्तमान समय में और हम न्यूयॉर्क के एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं। 2 पुलिस वाले अंदर आते हैं जिनका नाम है हॉकिन और पाइन्स। अंदर आने के बाद उनकी मुलाकात होती है एक तीसरे पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम है ग्लोए। वहीं दूसरी तरफ हम 2 और ऑफिसर को देखते हैं जिनमें एक लड़की है जिसका नाम है जीन, और यहाँ पर एक और पुलिस वाला है जिसका नाम है शेरूड। जीनी कुछ पेपर वर्क कर रही होती है, तभी शेरूड उससे बात करता है। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पुलिस स्टेशन में भी ज्यादातर वक्त एक साथ ही बिताते हैं। अभी इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी पाइन और हॉकिंस अंदर आते हैं और इन दोनों से मजाक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं यहाँ के इंचार्ज को जिसका नाम है डिटेक्टिव ब्लैक। वो अभी अपनी पत्नी के वॉइसमेल को सुन रहा है। ब्लैक की पत्नी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। थोड़े समय पहले ब्लैक की बेटी की हत्या हुई थी जिसका नाम था मैरी। तब से इन दोनों के ताल्लुकात खराब होने लगे। अपनी बेटी के मौत का बहुत ही गलत असर पड़ा है ब्लैक पे। वो अब ठीक से काम भी नहीं कर पाता है, पूरे समय अपनी बेटी के बारे में सोचते रहता है। इसी बीच हम एक अज्ञात आदमी को देखते हैं जो आता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और अंदर आते ही कहता है कि मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैंने मर्डर्स किए हैं। इस बात को सुनते ही ग्लोए उस पर बंदूक तान देता है और बाकी सारे ऑफिसर्स को यहाँ पर बुलाता है। जैसे ही ब्लैक देखता है इस आदमी को, कहता है कि इसे लेकर के जाओ इंट्रोगेशन। तब 2 लोग उसे अंदर लेकर के चले जाते हैं। ब्लैक ग्लोए को कहता है कि तुम्हें बंदूक नहीं निकालनी चाहिए। वो आदमी जो कहना चाहता था पहले पूरी बात सुननी चाहिए थी। तभी यहाँ पर 2 लोग और आते हैं और बताते हैं कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ के रास्ते भी अब बंद हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस अज्ञात आदमी को देखते हैं जिससे हॉकिंस पूछताछ कर रहा है, लेकिन ये आदमी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। तब हॉकिंस गुस्सा होने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ब्लैक भी आता है और वो पूछताछ करना शुरू करता है। सबसे पहले वो इस आदमी को कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो। तब ये आदमी कहता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है, तुम मुझे मिस्टर नोबडी कह के बुला सकते हो। तब ब्लैक का भी दिमाग खराब होने लगता है। वो कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे एकदम डिटेल में बताओ। तब नोबडी सारी बातों को घुमाने लगता है कि आखिर उसने कितने मर्डर्स किए हैं। वो कहता है कि सारे लोग अपने गुनाहों को कन्फेस करने वाले हैं आज रात। ये बात ब्लैक को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि इसे लेकर के जाओ और इसके फिंगरप्रिंट्स लो और एक फाइल बनाओ इस पे। तब बाकी लोग उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं और उसके साथ साथ उसकी तस्वीर भी खींचते हैं। ये सब करने के बाद जब वो नोबडी को लेकर के जा रहे होते हैं तभी वो आता है ब्लैक के पास और उसके पेन को देखता है जिसपे लिखा है बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। वो इसी शब्द को दोहराता है। तब ब्लैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये पेन उसकी मरी हुई बेटी ने गिफ्ट किया था। बाकी लोग लेकर के चले जाते हैं नोबडी को। वहीं दूसरी तरफ हम जीनी और शेरूड को देखते हैं। ये पुलिस स्टेशन के अंदर ही इंटीमेट हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जीनी की नजर पड़ती है दरवाजे पे। वो देखती है कि नोबडी यहीं पर है, लेकिन जब वो दोबारा जाकर के करीब से देखती है तब उसे कोई भी नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं अब वो डरने लगी है। तब वो शेरूड को अकेला छोड़ करके चली जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी परेशान हैं। हॉकिंस फोटोज खींच रहा होता है नोबडी की। जब वो कैमरे के लेंस में देखता है तब उसे नोबडी के सर से खून निकलता हुआ नजर आता है। वो डर जाता है। बिना लेंस के जब वो नोबडी को देखता है तब उसे कोई भी खून नजर नहीं आता। वो डरे हुए हालत में ही तस्वीरें खींचता है। तभी हम पाइन्स को देखते हैं। पाइन आता है नोबडी के पास और उसके फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी उंगलियों को जब ध्यान से देखता है तब उसे पता लगता है कि उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सकते क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रिंट नहीं है। इन चीजों को देखने के बाद ये लोग परेशान हो जाते हैं और ग्लोए को बुलाते हैं। फिर ग्लोए लेकर के जाने लगता है नोबडी को सेल में बंद करने के लिए। जिस रास्ते से नोबडी जाता है वहाँ की सारी बत्तियां फ्लिक करने लगती है। ग्लोए भी अब डर रहा है। वो ले जाकर के नोबडी को बंद कर देता है एक सेल में। तब वो सीटी बजाना शुरू कर देता है। इस चीज से ग्लोए डरने लगता है और कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए। जैसे ही वो 4 कदम आगे बढ़ता है वो देखता है कि नोबडी उसके पीछे चल रहा है, लेकिन दूसरी बार जब वो ध्यान से देखता है तब उसे एहसास होता है कि पीछे कोई भी नहीं है। वो दोबारा जाकर के देखता है नोबडी के सेल को। अंदर जाने के बाद उसे नोबडी नजर आता है। तब ग्लोए यहाँ से निकलता है। तब ये लोग जाते हैं ब्लैक के पास और उसे दिखाते हैं कि नोबडी का कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है, हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। तब ये लोग देखते हैं कि अब पूरे पुलिस स्टेशन की बत्तियां फ्लिक कर रही हैं। ग्लोए बताता
आता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बल्ब भी नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं लग रहा कि आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है। तभी हम हॉकिंस को देखते हैं जिसने नोबडी की फोटोज को प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद वो देखता है कि इन फोटोज में नोबडी की कोई भी शक्ल नहीं है, सिर्फ उसके कपड़े नजर आ रहे हैं। ये बात अब उसे परेशान करने लगती है। वो पहुंचता है नोबडी के पास और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं कोई भी नहीं, तुम मुझे नोबडी कह के बुला सकते हो। इतने कहने के बाद वो दोबारा सीटी बजाना शुरू करता है। हॉकिंस कहता है कि तुम सीटी क्यों बजा रहे हो। नोबडी कहता है कि ये गाने की धुन, जिस गाने का नाम है डेथ ऑफ द मास्क। ये बात फिर से परेशान कर देती है हॉकिंस को और वो निकल आता है वहाँ से बाहर। तभी हम ब्लैक को देखते हैं जो अपनी पत्नी से बात कर रहा है। बात करते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पत्नी के साथ अब उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बात करते समय ब्लैक अपनी बेटी को याद करता है और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। बात खत्म करने के बाद वो बाहर आता है और सबको कहता है कि जा करके मिस्टर नोबडी को बाहर लेकर के आओ, मुझे उससे पूछताछ करनी है। तब ये सारे लोग हॉकिंस को ढूंढने लगते हैं लेकिन हॉकिंस इन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। तब बाकी लोग जाते हैं मिस्टर नोबडी को लाने के लिए। सबको पता था कि हॉकिंस ने सेल नंबर 4 में बंद किया था नोबडी को, लेकिन अब सेल नंबर 4 में कोई भी नजर नहीं आता। जब ये लोग सारे सेल्स को चेक करते हैं तब देखते हैं कि नोबडी सेल नंबर 3 में बैठा है और पत्ते खेल रहा है, जबकि किसी ने भी उसको पत्ते नहीं दिए थे। वो लोग नोबडी को लेकर के बाहर आने लगते हैं। तभी हम हॉकिंस को देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर जो स्मोक कर रहा है और थोड़े समय पहले की बात को याद कर रहा है जब ये सारे लोग मिलकर के एक मासूम आदमी को टॉर्चर कर रहे थे और उसे मजबूर कर रहे थे ताकि वो इस बात को कबूल कर ले कि उसने ही मैरी का मर्डर किया है। हॉकिंस को लगता है कि इन सारे लोगों को सजा मिलने वाली है उस पाप की। तभी पाइन बाहर आता है उसे अंदर लेकर के आने के लिए। हॉकिंस से सारी बातें बताता है पाइन को। पाइन कहता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब अंदर चलो। तब हॉकिंस अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी लोगों को देखते हैं जो नोबडी से पूछताछ कर रहे हैं। ब्लैक कहता है कि अब सारी चीजें बताना शुरू करो कि तुमने क्या किया है। नोबडी कहता है कि मैंने 6 मर्डर्स किए हैं। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्लैक कहता है कि डिटेल में बताओ कि तुमने उन्हें कैसे मारा। तब वो पहले मर्डर के बारे में बताना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉकिंस को देखते हैं जो बाकी सारे सेल्स को देखने गया है जहाँ पर थोड़े समय पहले इन लोगों ने नोबडी को बंद किया था। तभी अचानक से एक सेल का दरवाजा खुलता है और हॉकिंस अंदर बंद हो जाता है और कोई अनजान सी शक्ति उसे टॉर्चर करने लगती है। नोबडी जैसे मर्डर को डिस्क्राइब कर रहा होता है, यह अनजान ताकत वैसे ही टॉर्चर कर रही होती है हॉकिंस को। अंत में हॉकिंस की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। तब बाकी लोग उसे आते हैं ढूंढने के लिए। वो जैसे ही सेल का दरवाजा खोलते हैं उन्हें हॉकिंस की लाश नजर आती है। यह मंजर बहुत ही भयानक है। लोग धीरे धीरे करके वापस आने लगते हैं। तभी हम ब्लैक को देखते हैं जो अभी भी बात कर रहा है नोबडी से। अचानक उसका ध्यान जाता है नोबडी के हाथ पे। वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगी जो कि थोड़े समय पहले लगी हुई थी। तब वो बंदूक तानता है उस पे और बाकी लोगों को कहता है कि इसे हथकड़ी पहनाओ। जैसे ही वो लोग नोबडी को हथकड़ी पहनाते हैं वो सबको बताता है कि हॉकिंस की मौत हो गई है, जिसे सुनने के बाद सब परेशान होने लगते हैं। फिर वो ग्लोए और पाइन को कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ और सारे दरवाजे बंद कर। तब ये लोग जाकर के दरवाजों को बंद करने लगते हैं। तभी एक बिल्ली की लाश गिरती है ग्लोए के सर पे। ग्लोए और पाइन दोनों डर जाते हैं। जब वो लोग बिल्ली को ध्यान से देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि ये बिल्ली मैरी की हुआ करती थी क्योंकि उसके गले में एक पट्टा लगा हुआ है। वो लोग अंदर आते हैं और ब्लैक को कहते हैं कि हमें छत पे जाना चाहिए। छत पर से किसी ने हमारे ऊपर एक मरी हुई बिल्ली को फेंका है। वो लोग यहाँ पर मैरी का नाम नहीं लेते कि ये बिल्ली मैरी की है क्योंकि उसका नाम सुनने के बाद ब्लैक परेशान होता है। एक बार फिर से ये लोग उसी आदमी के बारे में बात करते हैं जिसे इन 6 लोगों ने मिल करके टॉर्चर किया था और सब लोग चाहते थे कि वो कन्फेस करे कि मैरी को उसी ने मारा है। सबने बहुत ही अलग तरीके से उसे टॉर्चर किया। उसे इतना मारा कि देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। ब्लैक ने 6 लोगों को कहा था कि वो सब अलग अलग तरीके से टॉर्चर करे, लेकिन वो आदमी कहता रहा कि वो बेकसूर है, मगर ब्लैक ने उसकी बातों को नहीं सुना। अंत में ब्लैक ने उसकी बेटी ने जो उसे पेन गिफ्ट किया था उससे वार किया उसके सीने में। इन बातों को याद करने के बाद सब परेशान होते हैं। सबको यही बात खाई जा रही है। उन्हें लगता है कि उनके हाथ से एक बहुत ही बड़ा पाप हुआ था। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग लड़ने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस आदमी ने गलत किया था। तब ग्लोए भड़क जाता है और कहता है कि सबको पता था कि वो आदमी इनोसेंट था, उसने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। बाद में कोर्ट ने भी इसी बात को प्रूफ किया, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब लोग आपस में ऐसे ही लड़ रहे हैं। जिस आदमी को इन लोगों ने टॉर्चर किया था वो आदमी कोमा में चला गया था, फिर उसे भेज दिया गया था हॉस्पिटल। ये सब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें छत पर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब ग्लोए और पाइन निश्चय करते हैं कि वो छत पर जाकर के देखेंगे कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। ब्लैक कहता है कि बाकी सारे लोग नोबडी के पास चलेंगे, हमें अभी भी उससे पूछताछ करनी है। तब ग्लोए ऊपर चला जाता है, पाइन अभी भी नीचे है। तभी ब्लैक पहुंचता है नोबडी के पास और पूछना शुरू करता है दूसरे मर्डर के बारे में। तब वो बताता है कि दूसरे आदमी को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो बुजदिल था। वो अपने सामने क्राइम होते हुए देख रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। जब ये सारे लोग उस मासूम आदमी को टॉर्चर कर रहे थे तब ग्लोए पीछे खड़ा था। उसके मन में था कि वो इन सबको रोक दे क्योंकि ये गलत
गलत हो रहा था, मगर उसने किसी को भी नहीं रुका। नोबडी यहाँ पर ग्लोए के बारे में ही बात कर रहा है। वो कहता है कि उस आदमी को लटका के मारा मैंने। तभी हम एक फांसी का फंदा देखते हैं ग्लोए के गले में। थोड़ी देर के बाद पाइन उसे ढूंढने जाता है। ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर ग्लोए की लाश पड़ी है। जिस कमरे में नीचे सारे लोग हैं वो भी खिड़की के पास ग्लोए की लाश को देखते हैं, जिसे देखने के बाद सारे परेशान हो जाते हैं। अब ब्लैक भी डर चुका है। उसे लगता है कि इस सारे के सारे मर्डर से कुछ न कुछ तो लेना देना है नोबडी का, क्योंकि वो जैसे एक्सप्लेन कर रहा है मर्डर वैसे ही हो रहे हैं। नोबडी यहाँ पर बार बार उसी मासूम आदमी के बारे में बात कर रहा होता है जिसे मिल करके इन सारे लोगों ने टॉर्चर किया था। तब ये लोग ले जाकर के उसे बंद कर देते हैं सेल में। ब्लैक कहता है कि ये वही आदमी है जिसे हमने टॉर्चर किया था, उसके सारे डिटेल्स को निकालो। तब ये लोग उस आदमी के डिटेल्स को निकालते हैं। इन्हें पता लगता है कि वो कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल में कॉल करते हैं इन्हें पता लगता है कि आज रात में ही उस आदमी की मौत हुई है 8:14 पर। तब ये लोग अपनी डायरी को चेक करते हैं कि नोबडी यहाँ पर कब आया। नोबडी भी 8:14 पर दाखिल हुआ था। ब्लैक इन चीजों को देख करके परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बुलानी पड़ेगी, हम इतने लोग काफी नहीं हैं, हम बस 4 ही बचे हैं। तब ये लोग कॉल करने की कोशिश करते हैं हेडक्वार्टर में, लेकिन इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। बाहर का रास्ता भी बंद है। ब्लैक कहता है कि हमें 2 हिस्सों में बंटना पड़ेगा। शेरूड और जीनी ये दोनों बाहर जाएंगे रीइंफोर्समेंट बुलाने के लिए, मैं और पाइन यहीं पर रहेंगे। फिर जीनी और शेरूड निकल पड़ते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। ब्लैक और पाइन जाते हैं नोबडी के पास और उससे बात करना शुरू कर देते हैं। तब नोबडी बताता है अपने अगले मर्डर के बारे में। वो कहता है कि ये खून जंगल में होगा। इस बात को सुनने के बाद पाइन भागने लगता है कि वो जल्दी से जाकर के बात करे जीनी और शेरूड से। वो लोग जंगल की तरफ ही जा रहे हैं। जब वो कॉल करता है तब उसकी बात होती है जीनी से। वो कहती है कि शेरूड अभी अभी नीचे उतरा है, उसे जंगल में कोई नजर आया था। पाइन कहता है कि उसे रोको जितनी जल्दी हो सके। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक को। अब ब्लैक परेशान हो चुका है। वो बार बार गोली चलाने लगता है नोबडी पे, लेकिन उसकी एक भी गोली का असर नहीं होता नोबडी पे। जैसे ही पाइन इन आवाजों को सुनता है वो आकर के रोकता है नोबडी को। वहीं दूसरी तरफ हम शेरूड को देखते हैं। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच जाता है उस पे हमला हो जाता है और कोई अनजान शक्ति उसे फावड़े से मारने लगती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उस मासूम आदमी को देखते हैं जिसे शेरूड ने भी फावड़े से मारा था। जिस चीज का उसने इस्तेमाल किया था ये अनजान शक्ति भी उसे उसी चीज से मार रही है। जल्दी ही शेरूड की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पर जीनी आती है। वो जैसे ही उसकी लाश को देखती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और भागना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन। यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात होती है ब्लैक और पाइन से। वो उन्हें पूरी बात बताती है कि कैसे मौत हुई है शेरू की। ब्लैक भी डर जाता है। वो कहता है कि आदमी जो कुछ भी कह रहा है लोगों की मौत वैसी ही हो रही है, इसके सारे के सारे शब्द डेथ सेंटेंसेस हैं। ब्लैक कहता है कि इस आदमी को वो सारी बात पता है जिस तरीके से हमने उस आदमी को टॉर्चर किया था। हमारे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था उस आदमी के अलावा। जिसे हमने टॉर्चर किया उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये आदमी सारी बातें जानता है। यानी कि उस आदमी की आत्मा है इस आदमी के शरीर में और ये हमें सजा दे रहा है। ऐसी आत्मा से हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। ये अंदर रहते हुए भी बाहर लोगों को मार रहा है। ये आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम यहाँ से भागें। तब सारे लोग गाड़ी के पास आने लगते हैं। जीनी जाती है गाड़ी के अंदर। जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करती है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यहाँ आते समय उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। तब बाकी लोग कार को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम नोबडी को देखते हैं जो अपने अगले मर्डर के बारे में बताता है कि ये मर्डर सबसे ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि ये मौत होगी दम घुटने के बाद। तभी हम एक अनजान शक्ति को देखते हैं जो जीनी के चेहरे पर एक पॉलीथीन लगा देती है और जीनी का दम घुटना शुरू हो जाता है। जैसे ये दोनों इस चीज को देखते हैं वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता। ब्लैक गोली चलाने की भी कोशिश करता है कांच पे, लेकिन जब तक ये लोग कुछ भी करते उससे पहले जीनी की मौत हो जाती है। तब कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है। जीनी ने उस आदमी को ऐसे ही टॉर्चर किया था, उसका दम घोट कर, इसीलिए उसकी मौत ऐसी हुई है। ब्लैक जान चुका है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। तब वो पाइन को लेता है और चला आता है अंदर। अंदर आने के बाद पाइन कहता है कि हमें नोबडी से जाकर के बात करनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है शॉटगन लेकर के। पाइन नोबडी से बात नहीं करना चाहता, वो उसे मारना चाहता है। वो उसके सेल के अंदर जाता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन नोबडी पर एक भी गोली का असर नहीं होता। जल्दी ही नोबडी हमला करना शुरू कर देता है पाइन पे। जैसे पाइन ने उस आदमी को मारा था नोबडी भी उसे ऐसे ही मारता है। देखते ही देखते वो उसका शरीर के चींथड़े उड़ा देता है। जब तक ब्लैक यहाँ पे पहुंचता है पाइन के शरीर के बहुत सारे टुकड़े हो चुके होते हैं। जब वो उसकी लाश को देखता है तब वो पहचान भी नहीं पाता। अब ब्लैक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। यहाँ पर उसे नोबडी भी नजर नहीं आता। वो भागना शुरू कर देता है। यहाँ से हर जगह उसे नोबडी की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। बहुत देर भागने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही है। थोड़ी देर के बाद वो अपने सामने पाता है नोबडी को। नोबडी कहता है कि मैं अपने आखिरी कत्ल के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ब्लैक कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ।
मुझे तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तब इन बातों को सुनने के बाद नोबडी कहता है कि तुम कभी भी गलत नहीं थे, मैंने ही मारा था तुम्हारी बच्ची को, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। तब मैं कोमा में चला गया। जब मैं कोमा में था तब मैं पूरे समय मैनिफेस्ट करता रहा कि मैं तुम सारे लोगों को कैसे मारूंगा, और अब वो समय आ चुका है कि जब मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद ब्लैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमेशा से सही था। जिस आदमी को वो लोग टॉर्चर कर रहे थे उसी ने मैरी को मारा था। लेकिन ब्लैक जानता है कि वो आदमी अब मर चुका है, उसके सामने जो खड़ा है वो उसकी आत्मा है और वो आत्मा से नहीं लड़ सकता। तभी नोबडी सुनाना शुरू करता है कि वो कैसे मारेगा ब्लैक को, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ब्लैक अपने कान में पेन घुसा लेता है ताकि उसे कुछ भी सुनाई ना पड़े। अपने आप को वो बहरा करता है और चला आता है टेबल के अंदर। टेबल के अंदर आने के बाद उसे मैरी की आत्मा दिखाई पड़ती है। मैरी कहती है कि इस आत्मा का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप उसका असली नाम उसे बताएं। जैसे ही वो अपना असली नाम सुनेगा उसकी शक्तियां थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाएंगी, तब आप उसे मार सकते हैं। उसका नाम है स्टैनली। इन बातों को सुनने के बाद ब्लैक बाहर आता है और नोबडी को स्टैनली कह के बुलाता है। तब नोबडी रुक जाता है और यही मौका होता है ब्लैक के पास। वो सीधा गोली मारता है उसके छाती में। तब नोबडी गिरता है खिड़की तोड़ करके नीचे। जब ब्लैक उसे देखने जाता है तब देखते ही देखते नोबडी का शरीर यहाँ से गायब हो जाता है। ब्लैक जानता है कि उसने उस आत्मा को खत्म कर दिया। वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तब उसे मैरी की आत्मा नजर आती है जिसको अब मुक्ति मिल चुकी है। धीरे धीरे करके मैरी भी गायब हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।